नमस्कार दोस्तों। आज सारंग स्टडी में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जेईई मेन 2017 का पेपर सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसी तरह मैं हर ईयर के सोल्यूशंस लाते रहता हूँ। जेईई, नीट और आईआईटी जैम, एडवांस और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो साइंस से रिलेटेड हैं उनके मैं सोल्यूशंस और पेपर्स ले आके आया करता हूँ। ये आपको इसमें फ्रीली जेईई मेंस, नीट, आईआईटी जैम, गेट, नेट, यूईटी, कोई भी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होगा या सीबीएसई का कोई सेट पेपर हो गया, एनटीएससी ओलंपियाड्स के जो पेपर्स होंगे उनका सोल्यूशन आपको इसमें ईजिली मिल जाएगा टोटली फ्री। तो आइए पेपर के सोल्यूशन का शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री का है। तो पहला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट जो है मेटल कार्बोनेट है, अगर ट्रीट किया जाता है एक्सेस HCl के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है 0.01186 मोल ऑफ CO2। द मोलर मास ऑफ इस कार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर 1 ग्राम इतना प्रोड्यूस कर रहा है मतलब 1 ग्राम जो है वो कितने मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, इतने मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। रिएक्शन से दिख रहा है इतने मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल CO2 कितने मेटल कार्बोनेट को प्रोड्यूस करेगा, बस वही उसका मोलर मास हो जाएगा। अगर 1 मोल जितने को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 1 मोल इधर भी है 1 मोल इधर भी है, तो 1 मोल जितने कार्बोनेट को प्रोड्यूस करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल जो है 1 अपॉन इतना हो गया तो 1 मोल निकल रहा है। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है अगर C+O2 गिव CO2, उसका जो है एंथैल्पी इतनी दी हुई है। H2O की सेकेंड रिएक्शन की इतनी एंथैल्पी दी हुई है, CO2 की इतनी एंथैल्पी दी हुई है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसकी जो है एंथैल्पी इतनी दी हुई है। अब हमें जो है C+2H2 प्लस गिव CH4, जिसने थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ा है वो आराम से कर लेगा। अब देखिए आप, पहली रिएक्शन है CO2, C+O2 गिव CO2। अब देखो जब C निकालना है तो C इधर वाले को प्लस कर लो, फिर 2H2, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ इसका जो है प्लस कर लो। ठीक, देखो इसका 2 मोल प्लस कर लो, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 मोल इसका प्लस कर लिया, प्लस जो है 2H2 हो गया और प्लस जो है CH4 जिसमें इधर साइड बन रहा है उसको प्लस कर लो। तो तीनों को प्लस कर लिया हमने, तो हमारा आएगा -74.8, मतलब कि करेक्ट आंसर है सेकेंड। फिर उसके बाद आप देखो थर्ड क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेज बाई 0.45 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि डेल्टा TF इतना दिया हुआ है। फिर उसके बाद 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में, जब बेंजीन सॉल्वेंट में अगर ऐड करते हैं तो इफ़ एसिड एसोसिएट टू फॉर्म अ डाइमराइज इन बेंजीन, मतलब एसिटिक एसिड डाइमराइज हो जाता है बेंजीन में, तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है। KF की वैल्यू 5.12 दी हुई है। तब देखो बेंजीन में अगर ये एसिटिक एसिड डाइमराइज होता है तो इस तरह होगा। अब 1 इनिशियल रहेगा, 0 इधर हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा एसोसिएशन हो गया, इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बाई 2, तो आई की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ऑन था फैक्टर आई की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई KF इंटू एम है। अब मोलैलिटी आप निकाल लो, क्योंकि 0.2 वहाँ दिया था, 60 दिया था, उससे मोलैलिटी निकल आएगी आराम से। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई KF इंटू एम हो जाएगा। तो उससे यहाँ पे जब सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.95, जो कि 95% एसोसिएशन होगा एसिटिक एसिड का। ये हो गया। अब देखो 64th क्वेश्चन है द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट बाई मास इन बॉडी में जो मोस्ट एबेंडेंट सबसे ज़्यादा एबेंडेंट एलिमेंट जो है, ऑक्सीजन 61.4% है, कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 2.6% है। वेट एक पर्सन है जिसका वेट 75 kg है। गेन इफ़ ऑल 1H एटम, अगर 1H एटम हो गया, मतलब 1H एटम का मतलब हुआ कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। अगर रिप्लेस किया 1H2 एटम से, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन उसके पास, अगर एक न्यूट्रॉन और आ जाए तब क्या हो जाएगा, कितना वेट में उसके गेन आएगा। देखो 75 kg है, 10% हाइड्रोजन है मेरे पास, मतलब कि 7.5 kg हाइड्रोजन था जब 1H1 था। अब 1H2 आ गया, मतलब कि एक न्यूट्रॉन और ऐड हो गया, पर में, तो 2 हो गया। अब 2 इंटू 7.5, ये 15 kg बढ़ गया। जितना वेट हाइड्रोजन का उस समय था, अब हाइड्रोजन का वेट दुगना हो गया।
तो न्यू वेट जो हो जाएगा वो 15 kg हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा। तो वेट गेन कितना हुआ, तो वेट गेन कितना हुआ कि ये नए हाइड्रोजन के वेट से पुराने हाइड्रोजन के वेट को माइनस कर दोगे तो वेट गेन निकल आएगा 7.5 kg। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब इसके 65 क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि कब Q0 कब होगा, तो डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा यू इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क। एडियाबैटिक वर्क के कब इक्वल होगा, लोग जानते हैं एडियाबैटिक के केस में, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में Q इज इक्वल टू 0 होता है, और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, वर्क के इक्वल हो जाएगा एडियाबैटिक वर्क। फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किस में होती है, तो हम लोग जानते हैं नाइलॉन 6 में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, जब कैप्टोलैक्टम जो होता है वो ट्रीट करता है 533 से 543 केल्विन पे हाई वाटर से, तब जाके ये नाइलॉन 6 देता है। फिर उसके बाद ये ये EMF वैल्यू सबकी दी हुई है, तो Cl2 से Cl माइनस की 1.36 वोल्ट दी है, Cr3 प्लस से Cr की माइनस 0.74, Cr2O72 माइनस से Cr3 प्लस की इतनी दी हुई है ये। अब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जिसका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। और हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की, आपको टेबल दिखा देते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी E0 की वैल्यू प्लस में सबसे ज़्यादा होगी, प्लस में सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि Cr में सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू है, सबसे ज़्यादा उसकी प्लस की वैल्यू है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। टिंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कब, देखो इससे ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि द डायमीटर हम लोग पढ़े चैप्टर में कि द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज़ नॉट मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। डायमीटर जो होना चाहिए डिस्पर्स पार्टिकल का वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से, बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट से स्मॉल होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जर मीडियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। वो जो है मैग्नीट्यूड, ये गलत है। डी ऑप्शन क्या है, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, और डायमीटर जो है डिस्पर्स पार्टिकल वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बी एंड डी। 69 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO इज रिस्पेक्टिवली एक्टिंग एज। देखो ये दो रिएक्शन दी हुई है। अब हमको पता है कि पहली रिएक्शन में ZnO जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और Na2O बेसिक है। Na2O क्यों बेसिक है वो आप जान रहे हो, मेटल के साथ ये ऑक्साइड बना रहा है। अब देखो यहाँ पर CO2 यहाँ एसिडिक हो जाएगा, और ZnO क्योंकि Zn यहाँ ज़्यादा मेटेलिक हो जाएगा, और C जो है यहाँ पे मेटेलिक नहीं, नॉन मेटल है, तो ये जो है एक एसिडिक हो जाएगा, एक बेसिक हो जाएगा। तो ZnO इसमें जो है पहले में एसिडिक और दूसरे में बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है, पहले में एसिडिक और दूसरों में बेसिक, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बिहेव एज रिड्यूसिंग शुगर इन एन एक्वा सोल्यूशन KOH। अब देखो कौन रिड्यूसिंग शुगर होता है, देखो हम लोग बायोमोलिक्यूल जिसने पढ़ा है वो जानता है, रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जो ऐसे कंपाउंड में रिड्यूसिंग शुगर पाई जाएगी जो फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट को क्या करें, सेटिस्फाई करें, जो फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट को सेटिस्फाई करे। और फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन उसके साथ कौन देता है, हम लोग जानते हैं फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड होगा, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होगा वो नहीं देगा। मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर वो होंगे जो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देंगे। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में केवल फोर्थ ऑप्शन है जिसमें क्या है, आपका कार्बोनिल कंपाउंड है और किसी में नहीं है, इसलिए ये देगा। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब ये टर्शरी ब्यूटाइल जो होगा पोटेशियम ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पोटेशियम ऑक्साइड जब है इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि कहीं से रिएक्शन कर नहीं पाएगा, बल्कि ग्रुप के कारण ये कहीं से रिएक्शन कर नहीं पाएगा, और इसमें हीट भी हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए ये क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर जाएगा। ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। क्या लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस प्रोडक्ट इट वुड बी एल्कीन, इसीलिए एल्कीन बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। अब हम लोग जो है
ये वाला रूल पढ़े हुए हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल कि ऐसा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए 14 है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसीलिए CO जो है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। अब देखो ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ इतने सोल्यूशन तो COCl3 से, तो वो क्या कर रहा है विद एक्सेस AgNO3 के साथ, तो ये इतने आयंस जो हैं प्रेसिपिटेट हुए जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अब देखो 0.1 लीटर जो है, इसमें देखो 0.1 लीटर और 0.1 मोल हो गया, तो 0.0 मोल हमारा जो है 0.0 मोल सोल्यूशन हो गया। अब वो कितने AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा, तो इतने आयंस को प्रेसिपिटेट कर रहा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, तो इस जितने आयंस हैं उसको जो है डिवाइड कर दो किससे, अवोगाद्रो नंबर से, तो हमारा मोल निकल आएगा। तो 1 मोल कंपाउंड, इसका मतलब कि 0.01 मोल जो है वो 0.2 मोल को वो कर रहा, मतलब कि दुगने को कर रहा है, वो दुगने को प्रेसिपिटेट कर रहा, मतलब कि 1 मोल कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट करेगा 2 मोल Cl2 को। तो अब देख लो जिसमें 2 Cl बाहर की ओर, मतलब थर्ड ऑप्शन, जिसमें 2 Cl2 प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही है। pKa ऑफ वीक एसिड और pKb ऑफ वीक बेस इतना दिया हुआ, pH वैल्यू AB की निकालनी है सॉल्ट की। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग फार्मूला से तो कर लेंगे कि pH इज इक्वल्स टू 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb होता है, फार्मूला से तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो भी आप कर लोगे, कैसे, देखो हम लोग जानते हैं pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम वो एसिडिक होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक कौन है, तो ज़्यादा ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है पीके, मतलब कि Ka जो है, A जो है, Ha जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, और BOH कम बेसिक है, इतना ज़्यादा बेसिक नहीं है। इसका मतलब कि ज़्यादा एसिडिक है, मतलब 7 से इसकी वैल्यू कम ही होगी। पहली बात कि यहाँ से देख लो 7 से इसकी वैल्यू कम ही होगी, इसलिए 6.9 ही आंसर होगा। 1 तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, सॉल्ट है, और एक प्योर सॉल्ट हो नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि पीके की वैल्यू कम है 3.2 है, उसकी पीकेबी की 3.4 है, इसलिए ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए 6.9। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है जिसका कार्बोनेट जो होगा वो ज़्यादा, जिनका इंटरमीडिएट कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा, स्टेबल प्रोडक्ट देगा। तो 314 हो गया, क्योंकि ये फिनाल लगा इसमें, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर कोई 2 डिग्री कार्बोकेटन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटन। Both lithium and magnesium display several similar properties due to diagonal relationship, सही है। Which one of the following is incorrect, देखो फोर्थ वन, अब इसमें चारों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है आपको, फोर्थ वन इज इनकरेक्ट बिकॉज बोथ फॉर्म बेसिक कार्बो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है जल्दी से बेसिक कार्बोनेट बनाते ही नहीं है, मेटल जो है जल्दी से बेसिक कार्बोनेट बनाते ही नहीं एक तरीके से, इसलिए ये गलत है। एनी मेटल कार्बोनेट नेवर बी बेसिक एक्सेप्ट सम, ठीक। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखो ये रिएक्शन जो है बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब देखो जब इसकी रिएक्शन आप देख रहे हो कि इसमें ये एक कीटोनिक ग्रुप है और ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक कीटोनिक ग्रुप ऊपर लगा है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है। आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, अगर हम लोग इसकी CH3MgBr मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे, अगर मान लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, OMgBr हो जाएगा ऊपर, और एक जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सेस में CH3MgBr नहीं है, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ OH बनना इम्पॉसिबल अगर CH3MgBr से हम सबसे पहले कराते हैं। अब देखो AgNH3 का होल ट्वाइस OH माइनस से जब कराएंगे तब ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिडिक में चेंज हो जाएगा, सिल्वर एसिडिक में चेंज हो जाएगा, ठीक। ये एसिडिक में चेंज, फिर H+ आयन से कराएंगे, फिर H+ आयन से ही क्यों कराएंगे, क्योंकि इससे कराएंगे तो फिर जो है एक ही चेंज हो पाएगा, दूसरा नहीं चेंज होगा, एक ही कार्बोनिल जो है ऊपर नीचे में, कि आप देखो AgNH3 का होल ट्वाइस OH से कराने के बाद ये फिर कार्बोनिल है दोनों तरफ, तो एक ही चेंज हो पाएगा, इसलिए पहले H+ से कराएंगे तो नीचे पूरा का पूरा एसिडिक बन जाएगा, फिर उसकी अल्कोहल, फिर उसकी किससे रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहल से रिएक्शन करा देंगे, ये इस तरह का ग्रुप बन जाएगा, और इस तरह का ग्रुप बन गया, CH3MgBr से कराएंगे तो ये बन जाएगा, और ये बन गया तो कीटो से इनॉल फॉर्म, ये जब बन गया तो कीटो से इनॉल फॉर्म कराएंगे तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो सबसे ऊपर है।
द प्रोडक्ट ऑपरेट वन द क्लोरीन गैस रिएक्ट विद द कोल्ड एंड हैलूट, जब NaOH से रिएक्ट करे तो NaOH प्लस Cl2 से ब्रेक करे तो NaCl और NaCl प्लस H2 बनाएगा। तो मतलब इसमें था कि NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग मोनोनाइट्रेशन। अब हम लोग जानते हैं ये सारे ऑप्शंस आपको ये मुंह पर रटे होना चाहिए कि सारे ऑप्शंस जो हैं, अब देखो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH2 जो है वो रिंग डीएक्टिवेटिंग, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NHCO3 ये थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग है लेकिन उतना नहीं है क्योंकि ये पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग है, और OH भी पैरा और ऑर्थो डायरेक्ट, केवल NH2 ही एक ऐसा है जो मेटा डायरेक्टिंग है लगभग। Due to presence of nitrogen, it only in the following is deactivating in the benzene ring. 3-methyl pent 2 in on reaction with HBr in the presence of peroxide and addition product number of possible stereoism। तो इसमें क्या करना, peroxide के प्रेजेंस है तो वहाँ पे बॉन्ड टूटेगी जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो। तो इसको आप साफ साफ देख लो कि यहाँ Br वहाँ लगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा, तो ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे दो डिफरेंट क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो 2 = 4 आ जाएगा इसमें। अब 2 रिएक्शंस R1 एंड R2 आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है R1 एक्सीड करता है R2, मतलब E1 माइनस E2 की जो डिफरेंस है वो 10 के जूल है। ठीक, K1 एंड K2 रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन R1 एंड R2 जो है वो हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, देखो इसका सोल्यूशन क्या है, K2 = AE की पावर माइनस E2 अपॉन RT, और K1 = AE1 की पावर E की पावर EE माइनस E1 अपॉन RT। तो E1 = 10 × 10⁻³ प्लस E2 दिया, डिफरेंस जो आ गया 10 × 10⁻³ जूल पर मोल आ गया। तो यहाँ से अब हम पूरा निकाल लेंगे K2/K1, तो K2/K1 की वैल्यू जो आ गई, इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया अप्रॉक्स 4 आएगा, अप्रॉक्स जो है 4 आएगी, आसानी से आप निकालोगे सारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, कौन लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो आप देखो फोर्थ जो है स्टेबलाइज है, थर्ड जो है अगर हम देखें, थर्ड ही एक ऐसा है जिसमें जो है कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, नहीं तो सेकंड में भी कॉन्जुगेशन है और फर्स्ट में भी कॉन्जुगेशन, तो थर्ड केवल जो है सबसे ज़्यादा लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। और दूसरी बात कि ये रिंग जो है हकल रूल को भी नहीं फॉलो कर रही है। अब देखो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, जिनके मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है सेम होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ ऐसा है, अपने आप निकाल लेना, फोर्थ जो है ये आराम से हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्डर मतलब कि n की वैल्यू 2 हो गई, अब फिर 0.53 n² में रख दो, ये फॉर्मूला ही होता है, r = 0.53 n²/z, तो n की वैल्यू 2 रख दो, आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है जिसमें मेजर प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो मेजर प्रोडक्ट आप आराम से निकालोगे। डाइबल हम लोग जानते हैं कब यूज़ करते हैं हम लोग, डाइबल जो है रिडक्शन, जब किसी चीज़ का रिडक्शन कराना हो तब यूज़ करते हैं। अब रिडक्शन कराना है तो यहाँ पर जो होगा ये देखो, अब इसको 85 का 1 आएगा आंसर, तो ये जो होगा, अब देखो यहाँ पर जो है इस तरीके की रिएक्शन आपने की होगी, ये COH का रिडक्शन होगा तो CHO ये जो है एसिड जो है वो किस में एल्डिहाइड में टूट जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही। और ये जो है OO जो है तो ये यहाँ से टूटेगा, सबसे पहले इसको तोड़ेगा तो O अलग होगा, इधर ये O अलग होगा। ये जो कीटोन है, ये जो कीटोन ग्रुप है ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा, और एल्डिहाइड में इसका रिडक्शन हो जाएगा, और ये O जो है वो OH में बदल जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने की हुई है रिएक्शंस तो आपको आराम चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, HCF2 + PF5 HCF, तो इसमें जो है चारों रिएक्शन पढ़ लेना। तो इसमें जो है कौन रिडॉक्स होगा, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें हो रहा हो, जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हों, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केवल फोर्थ रिएक्शन में ही हो रहा है, 87th question, a metal crystallizes in the FCC structure if the H length of its unit cell is a closest approach between two atoms in metallic crystal will be। तो हम लोग देख रहे हैं
कि क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा बिटवीन टू एटम्स के बीच में डायग्राम जैसा कि हमने FCC में प्रूव कर रखा है। तो ये दो डायग्राम के बीच में ये दो एटम जो कॉर्नर में हैं, इन दोनों के बीच में जो एक एटम है पूरा तो ये 2r डिस्टेंस हो गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2r। तो r की वैल्यू होती है FCC के लिए √2/4a होती है। तब 2r की वैल्यू वहीं से हम निकाल देंगे तो √2/2a हो जाएगी। तो इज इक्वल्स टू a/√2, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है a/√2। 88 जो है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड X प्रोड्यूसेस इफिशिएंसीज विद कंसनट्रेटेड H2SO4। X react with acidic aqueous CaCl2 solution to give up white precipitate which decolorize acidic solution of KMnO4। X is HCONA CH3CONA। और अब देखो, ऐसे दो ही ऑर्गेनिक एसिड हैं जो ईजिली ऑक्सीडाइज होते हैं। एक है आपका फॉर्मिक एसिड और एक है ऑक्जेलिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड से ही बने हैं। बट COONA इज़ नॉट प्रेसिपिटेटेड। देखो, दो ही ऐसे एसिड हैं पहली बात जो ऑक्सीडाइज होंगे, इन चारों में दो ही ऐसे ऑर्गेनिक एसिड ही हैं और कोई ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इसको रखना पड़ेगा। तो फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दो ही ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हैं जो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। बट HCONA इज़ नॉट प्रेसिपिटेटेड, लेकिन जो फॉर्मिक एसिड होता है वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, Na2C2O4। अ वाटर सैम्पल हैज़ ppm लेवल जो है कंसनट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एनायंस का वो इतना दिया है, F- का 10 दिया है, SO4 2- का 100 दिया है, NO3- का 50 दिया है। तो ऐसा कौन सा एनायन है जो वाटर सैंपल में अनसुटेबल होगा ड्रिंकिंग के लिए? तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए, बुक से अगर आप पढ़ोगे केमिस्ट्री लाइफ वाले में चैप्टर में, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि F- का अगर 2 ppm लेवल से ज़्यादा अगर वाटर में हो गया तो वो जो है ड्रिंकिंग के लिए जो है हार्मफुल होता है, बिकॉज वो है ब्राउन मॉटलिंग जो है टीथ में पैदा कर देता है अगर आप पियो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद द ब्यूटिल सोडियम ऑक्साइड एडिशन ब्रोमीन वाटर से फेल्स टू डिक्लोराइज, कौन जो है फेल कर जाएगा? अनेबल टू। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये वाला, अनेबल टू फॉर्म द एल्कीन्स, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन नो एलिमिनेशन इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज़ नो बीटा कार्बन, ओनली सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल। अब देखो, इसमें जो है यही एक है जिसमें बीटा कार्बन नहीं है, यही फोर्थ ऑप्शन है जिसमें बीटा कार्बन नहीं है, और सब में बीटा कार्बन जो है पॉसिबल हैं, और सब में बीटा कार्बन है जिसकी वजह से इसका एलिमिनेशन नहीं हो सकता, इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एक वो है, इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि बीटा कार्बन इसमें है नहीं, केवल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन हो गया। जो लोग यार पहली बार मेरे चैनल पे आए हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं इसी तरीके के नए वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक्स।